कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हमारा ट्रैक भी टाइम डिपेंडेंट है और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि let at the end of pendulum is moving, end of the pendulum is moving along x axis and follow the relation x is equal to x naught cos omega t। तो जब ये ट्रैक मूव कर रहा है तो इस रिलेशन के हिसाब से, सिंपल पेंडुलम के हिसाब से वो मूव कर रहा है। तो हमारे इस इक्वेशन में जो xt है वो असल में cos ओमेगा t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमने जो यहाँ इक्वेशन लिखी है ये सिंपल पेंडुलम वाली, वैसे इक्वेशन लिखेंगे, बस अंतर क्या होगा, यहाँ टाइम डिपेंडेंसी आ जाएगी आपके पास, xt स्क्वायर प्लस yt स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और इस xt की जगह पर आप ये वैल्यू रख दो। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रिलेशन हो जाएगा। और इस कंप्लीट रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे टाइम डिपेंडेंसी को यहाँ पर साफ साफ शो कर रहा है। इसीलिए इस तरह के कंस्ट्रेंट को हम रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। तो अगर हम इसको समराइज कर दें एक जगह पर, एक सिंपल तरीके से इसको समराइज करें, तो हमारे पास क्या है, पहले तो है होलोनॉमिक। होलोनॉमिक का मतलब है आप इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर उस इक्वेशन में टाइम है या दूसरा है टाइम नहीं है। अगर उस इक्वेशन में टाइम सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम नाम देंगे रियोनॉमिक, और अगर टाइम वहां साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो उसको हम नाम देंगे स्क्लेरोनॉमस। तो रियोनॉमस, स्क्लेरोनॉमस और होलोनॉमिक। नॉन होलोनॉमिक चूंकि हमारा फेवरेट नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, इसीलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे। अब आते हैं अगला टॉपिक जो है हमारे पास, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीसी के आधार पर ही आगे सारी बात कहनी है, दैट इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अभी आपने क्या किया है, एक बार जब हम लोग ने अपना लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन की अप्रोच में उन्होंने ये माना था कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो कि किसी सिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, वो न्यूटन ओवरकम कर गए या उस समय की जो स्थितियां थी उसके हिसाब से उन्होंने उसको नहीं माना। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इस तरह के जो फोर्स हैं जिसको आज हम बॉन्डिंग फोर्स कह सकते हैं, उनका होना जरूरी है और उनको मानना भी जरूरी है। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट की आकार को वैसा बनाए रखने के लिए, उसके आकार को फिक्स बनाए रखने के लिए आखिर इन पार्टिकल के बीच की जो बल है वही तो जिम्मेदार है। अगर सॉलिड है, इसका मतलब है कि इन पार्टिकल के बीच के लगने वाले जो बल हैं वो वहां पर उसकी ज्योमेट्री को मेंटेन किए हुए हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इस बॉडी के अंदर अपने आकार को परिवर्तित करने की क्षमता क्यों नहीं ये बॉडी अपने आकार को बदल पा रही है, क्योंकि उसके आकार को बदलने पर एक प्रतिबंध लगा है, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। और ये कंस्ट्रेंट किसने लगा रखा है, ये कंस्ट्रेंट लगा रखा है जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इन्होंने ये कंस्ट्रेंट लगा रखा है। तो आपने पिछली लेक्चर में आप देखिएगा एक टर्म हमने लिखा था Fij, तो Fij है वो कंस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ हमने लिखा है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में mr डबल डॉट इज इक्वल टू Fe प्लस Fij, Fc, C इज द कंस्टेंट फोर्स। यहाँ m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, r एक्सेलरेशन है, मास है, और ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला है, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये कंस्टेंट फोर्स है। तो हम कंस्टेंट फोर्स के साथ भी अपने न्यूटन की इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, सपोज अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ओनली। जैसा कभी हमने बात किया कि वो जो बॉडी है उसका जो आकार है, जैसे अगर हमने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका आकार इस तरह का फिक्स है क्योंकि इसमें जितने ये पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। इसको हम ऐसे कहें कि ये जो बल है इन पॉइंटों के बीच में वो इतना स्ट्रांग है कि वो इसको अपना आकार परिवर्तित नहीं करने दे रहा है। तो हम इस बॉडी को सॉलिड होने का कारण बताते हैं क्योंकि इसके अंदर अपने आकार को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं है, कंस्ट्रेंट है। तो सपोज द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स ओनली, यानी उसका कुछ एक फिक्स शेप है। इन दिस कंडीशन द पोजीशन वेरिएबल यूज्ड फॉर सिस्टम नो लॉन्गर रिमेन्स इंडिपेंडेंट। सब जुड़े हुए हैं आपस में, तभी तो उनकी पोजीशन फिक्स है। But these coordinates are related with each other by these constraints. तो जितने भी पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं उस बॉडी पर
वो सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट इस कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट है, जो फोर्स है, उनसे आपस में जुड़े होंगे। अब हम क्या कहें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें कंस्ट्रेंट मौजूद है, उस पोजीशन को, मतलब कंस्ट्रेंट के साथ ये जो ऑब्जेक्ट की कंडीशन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उस ऑब्जेक्ट का एक खास कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उसको हम इसका एक खास कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे बचपन में बॉल हैंगिंग वगैरह लोग बनाते हैं, तो मान लीजिए हमने बॉल हैंगिंग बनाई, इसमें हमने क्या किया, इस तरह से चूड़ियां ली, तो ये 3 चूड़ियां हैं, इनको आपस में जोड़ दिया और फिर इनसे हमने ऐसा कुछ किया कि 2 चूड़ियां और लटका दी और फिर इससे करके 1 चूड़ी और लटका दी। अब देखें, ये चूड़ियां जो हैं, दे आर फ्री टू मूव, बट इस स्थिति में वो आपस में कुछ कंस्ट्रेंट कंडीशन के थ्रू बंधी हुई है। अब ये जो शर्तें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं इन डोरियों की, इस कंस्ट्रेंट की, ये इसका एक खास तरह का कॉन्फ़िगरेशन बना रही है। अब अगर हम इनमें से कुछ डोरियों को तोड़ दें या काट दें, तो फिर ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा और वो उसकी एक नई कंस्ट्रेंट कंडीशन हो जाएगा, एक नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो विथ द प्रेजेंस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट की मौजूदगी में जो सिस्टम का एक अरेंजमेंट होता है, उसको हम एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हिंदी में इसे हम नाम देते हैं विन्यास। सो अ सेट ऑफ वैल्यूज for the position vector that is consistent with these geometrical constraints is the configuration of system। मतलब हम सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे समझाएंगे कि जब हम ऐसे पोजीशन ले जिनमें वो कंस्ट्रेंट उपस्थित हो, वो डोरियों की, चूड़ियों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है, मौजूद है। उस मौजूदगी के साथ हम अगर पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं, उसके द्वारा हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ही एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा था, जो हम लोगों ने आगे पिछली बार बात की थी, तो हम कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि इस सिस्टम को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सप्लेन करें, जो आपस में रिलेटेड ना हो, ताकि अगर एक में कुछ परिवर्तन हो तो वो परिवर्तन दूसरे तक ना जाए। ये इसका मतलब था। So now we need to select new coordinates. We want some new coordinates that are independent of each other, but are still sufficient to specify the configuration of the system. हम ऐसे नए कोऑर्डिनेट चुनना चाहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताने में सक्षम हो। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि डोरी काट दिया जाए, चूड़ियों को अलग कर दिया जाए, पेंडुलम ले रहे हैं तो उसकी डोरी को हम हटा दें, नहीं। कंस्ट्रेंट जो है सो है, उन कंस्ट्रेंट के रहते रहते आप जब सिस्टम डिफाइन करोगे तो वो कहोगे कि वो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसी सिस्टम में कंस्ट्रेंट के साथ जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाने के लिए हम अगर इंडिपेंडेंट नए कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें, तो इन नए कोऑर्डिनेट्स को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि फ्री है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो कि किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को भी बताते हैं, उसको भी ध्यान रखते हैं, वो उसको वायलेट नहीं करते और साथ ही साथ आपस में इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट जैसा आइडिया है, आगे हम लोग जो एग्जांपल लेंगे तो आप समझोगे। तो यहाँ पर आपको बस कुछ कीवर्ड याद रखने हैं। इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन को सही से समझाना चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है एक ऐसा अरेंजमेंट जिस समय उसके अंदर कंस्ट्रेंट कंडीशंस मौजूद हैं। तो एक और टेक्निकल डेफिनेशन इसको मैं यहाँ पर देख आपके सामने है। If the configuration of a system S is determined by the value of a set of independent variables Q1, Q2 and Qn, then the set this Q1 to Qn is called the generalized coordinate। ये इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम का आप डिटरमाइन करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट होगा, इसी को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। यहाँ पे कुछ बॉक्स बना रखे हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखिए आगे दिखा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि इन वेरिएबल्स के बीच में आपस में कोई रिलेटिव डिपेंडेंसी नहीं है, आपस में कोई जुड़े हुए नहीं, इसीलिए इंडिपेंडेंट है।
और कॉन्फ़िगरेशन जैसे जो एक पहला बॉक्स था, तो कॉन्फ़िगरेशन डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर आप इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को बिल्कुल सही सही कैलकुलेट कर लो, तो आप उस सिस्टम की पोजीशन को हर समय हर पॉइंट पर सही सही बता सकते हो। अब जरा आप यहाँ पर ये भी देखें तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इट मे बी एनी क्वांटिटी, बस ऐसी क्वांटिटी जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को सही सही समझा ले जाएं। जरूरी नहीं है कि आर थीटा हो, जरूरी नहीं है कि ये एक्स वाई जेड हो, कार्टिजन हो, स्फेरिकल हो, पोलर हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ शर्त इतनी है कि ऐसे वेरिएबल होने चाहिए जिनकी मदद से हम अपने सिस्टम को बिल्कुल सही सही बता ले जाएं। आर थीटा एल हो गया तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जैसे एंगल भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझाना चाहे तो आप खुद ही सोच सकते हो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जब इस तरह कोई बाध्यता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि मतलब कितना बेहतरीन तरीका है, हम किसी भी सिस्टम को इस एनालिटिकल मैकेनिक्स से समझा सकते हैं। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की डीलिंग कर सकते हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स से। अब देखते हैं वेक्टोरियल न्यूटन मैकेनिक्स में हम वो सुविधा नहीं पाते हैं। सो अब एक चीज यहाँ पर आप समझ रखिए, एक नोट है कि वी ऑलवेज हैव जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो हम हमेशा हर सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम होता होगा तो ये नहीं है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा, तो पोलर सिस्टम होता है। स्फेरिकल होते हैं आर थीटा फाई, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। लेकिन वो ज्योमेट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं। यहां हम बात कर रहे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन को समझाने वाले इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करते रहते हैं, हर सिस्टम के लिए कोई ना कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसी कोई चीज हमारे सामने नहीं है। इस चीज को आपको समझना जरूरी है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम मान लें एक पेंडुलम को। एक हमारा सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में क्या है, ये हमारा फिक्स सरफेस है, ये हमारा पेंडुलम का मीन पोजीशन है। मान लो किसी समय पेंडुलम यहाँ पर है और ये पेंडुलम का पोजीशन है, तो एक्स वाई है और ये टी है, ये एल है। अब आप एक चीज देखो, एल फिक्स है, एक्स वाई वेरी कर रहा है, यहां पर एक वैल्यू है थीटा, तो हम एल को बनाए रखेंगे, एल के साथ चेंज नहीं करेंगे। एल को हमने बढ़ा दिया, घटा दिया या काट दिया डोरी, तो ये पेंडुलम नहीं रह गया। तो ये बॉब, ये मास पॉइंट वहां रहे, मास का वेट नीचे काम करे, डोरी तनी रहे, डोरी में टेंशन रहे, ये सारी शर्तें रहने के बावजूद भी आप देखोगे जब भी ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, इसका जो थीटा है ये चेंज होता रहेगा। तो अगर हम थीटा का चेंज दिखा दें, डी थीटा बाई डी टी को दिखा दें, या थीटा का और कोई वेरिएशन दिखा दें, तो हम इस पेंडुलम के वेरिएशन को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। तो आप थीटा की वैल्यू के हिसाब से अपने पेंडुलम के वेरिएशन को समझा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्यों ना इस पेंडुलम को एक्सप्लेन करने के लिए बजाय हम एक्स वाई और एल के बीच में इक्वेशन लिखने के, हम थीटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेंडुलम का बिहेवियर थीटा के वेरिएशन से भी समझाया जा सकता है। तो हमारे लिए जो थीटा है ये एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जब भी हम चुनाव करेंगे, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का चुनाव हम हमेशा अपने सिस्टम को देख के करेंगे। मान लीजिए हमारे पास पेंडुलम है, इसके अलावा मान लीजिए जो उस तरह का था कि एक ट्रैक है, इस ट्रैक पर आपका एक डोरी है जिसपे ट्रैक खिसक रहा है, और यहाँ एक पेंडुलम है और यहाँ थीटा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स वेरी कर रहा है और थीटा वेरी कर रहा है। पेंडुलम के ऑसिलेशन को दिखाने के लिए थीटा का वेरिएशन दिखा सकते हो, और इस ट्रैक के ऑसिलेशन को दिखाने के लिए एक्स का वेरिएशन दिखा सकते हो। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्स और थीटा ये हमारे दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गए। जैसे जैसे हमारे पास सिस्टम आएंगे, तरह तरह के हमारे पास सिस्टम होंगे, उसी हिसाब से हम उनके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का चुनाव करेंगे।
और जब एक बार आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट का चुनाव सही से कर लोगे तो आप एनालिटिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे ऐसे टूल आपके सामने खुल जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप इस पूरी डायनेमिक्स को समझा सकते हो। तो ये हमारे पास जो जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जनरलाइज कॉन्सेप्ट का। तो जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक बहुत पुरानी चीज हो चुकी है, जो अब यहाँ मीनिंगलेस है। हम एक्स वाई जेड आर थीटा फाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उतने ज्यादा फिजिबल है नहीं। वो ज्यादा इस्तेमाल तब होते हैं जब हम कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब है। यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट का चुनाव करें जो हमारे सिस्टम की डायनेमिक्स को सही समझा पाए। जब हमारा पेंडुलम एक बार बन जाता है तब हम उस बने बनाए स्ट्रक्चर को ध्यान से देख करके उसमें से जनरलाइज कोऑर्डिनेट को इवेल्युएट करते हैं। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जहां जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज होता है। So I think this is the clear cut concept. Now अब हमें इसके बाद पढ़ना होगा कंस्ट्रेंट फोर्स। जिस कंस्ट्रेंट फोर्स की बात हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, जहां लिखा था एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू एफ आई ई इज इक्वल टू एफ आई आई एच पार्टिकल ना करें सी। तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज टोटल फोर्स, दिस इज कंस्ट्रेंट फोर्स। अब हमें इस कंस्ट्रेंट फोर्स को और बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि जब आप कंस्ट्रेंट फोर्स को समझोगे देन आप डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल तक जाओगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, लेकिन फिजिक्स में आपको बताएंगे क्यों इस डी एलेम्बर्ट वर्चुअल वर्क फोर्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी है। सो वी आर अबाउट टू फिनिश द क्लास एंड आज हम यही एक सेशन लेंगे, इसके बाद वाला सेशन हम नहीं ले पाएंगे। आई हैव टू गो समवेयर, थोड़ा सा अर्जेंसी है। तो अगली जो हमारी क्लास होगी ट्यूसडे एंड वेंसडे को, उस दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 सेशन हम लोग कंप्लीट कर लें इस सेशन के बाद वाला। तो आज यही सेशन लास्ट सेशन है, इसके बाद हम कोई पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे। ये पीडीएफ वगैरह हम आपको शेयर कर देंगे ऑन द ग्रुप। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय।